आदाब, नमस्कार, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे इस ख़ास प्रोग्राम गुफ्तगू में। नाजरीन, आज का ये एपिसोड हम डेडिकेट कर रहे हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, जिन्हें हम प्यार से सब बापू कहते हैं। और गांधी जी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर गांधीयन और मशहूर लेखिका डॉक्टर वर्षा दास। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से नमस्कार। आप हमारे स्टूडियो में आई। और वर्षा जी, गांधी जी का मायने है सख्त मेहनत, सादगी और सच्चाई। गांधी जी ने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को एक दिशा दी, अहिंसा का पैगाम दिया, और 150वीं जयंती का अब ये दौर है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गांधी जी को 150 साल हो गए इस देश में, इस धरती पे, और अभी भी हमें उनसे बहुत कुछ सीखना है, उनके जीवन से सीखना है। और तभी गांधी जी कहते थे कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है ना। तो किताबों की बातें छोड़े और उसे अपने व्यवहार में ले आए। हम भी कुछ सादगी सीखे, कुछ कड़ी मेहनत करना सीखे, और अपने अपने व्यवसाय में कड़ी मेहनत करें, अपने अपने व्यवसाय में आगे बढ़े। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हर एक व्यक्ति में क्षमता है और उसे दिशा देनी है, उसे अपना रास्ता दिखाना है और आगे बढ़ते रहना है। जी वर्षा जी, इससे पहले कि मैं दूसरे सवाल पर आपसे जाऊं, एक नज़र डालते हैं आपके जीवन के सुहाने सफ़र पर, उसकी समताओं विषमताओं पर। नाजरीन, देखते हैं। जानी मानी लेखिका डॉक्टर वर्षा दास की पैदाइश नवंबर 1942 को एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुई। गांधीवादी मूल्यों से मुतासिर और रची बसी डॉक्टर वर्षा दास ने महज 18 साल की उम्र में अपनी पहली किताब लिख डाली। डॉक्टर वर्षा दास ने संस्कृत और हिंदी में मुंबई विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद से पारंपरिक कला के क्षेत्र में डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। उन्होंने कविताओं से लेकर रेडियो नाटकों और बच्चों के लिए किताबें लिखने के साथ ही उनका तर्जुमा और रूपांतरण भी किया है। वर्षा दास गुजराती, हिंदी और अंग्रेजी में लिखने के साथ ही बंगला, अंग्रेजी, गुजराती, हिंदी, मराठी और उड़िया भाषा में तर्जुमा भी कर चुकी हैं। उनकी खिदमत के लिए उन्हें साहित्य अकादमी, दिल्ली और गुजराती साहित्य परिषद की तरफ से अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। डॉक्टर वर्षा दास ने 3 दशकों तक नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ काम किया है और वो नेशनल गांधी म्यूजियम की डायरेक्टर भी रह चुकी हैं। डॉक्टर वर्षा दास गुज़िश्ता 60 साल से अपने काम और अपनी तहरीर से भारतीय कला और गांधी जी के नजरिए को न केवल हिंदुस्तान बल्कि दूसरे मुल्कों में भी फैला रही हैं। वर्षा जी, आप अपनी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में आप हमें बताएं। हाँ, मैं बहुत ही भाग्यशाली थी कि मेरा जन्म सत्याग्रहियों के परिवार में हुआ। मेरे नाना जी गांधी जी के बहुत करीब से उनके साथ काम करते थे जी। और 1921 में उन्होंने, मेरे नाना जी ने गुजरात में, मैं गुजराती हूँ बाय द वे जी तो वहाँ पर उन्होंने एक अखबार शुरू किया था। और उन दिनों अखबार हुआ करते थे सत्याग्रह के बारे में लोगों को समझाने के लिए जी। क्योंकि गांधी जी ने भी जो बहुत सारी पत्रिकाएं शुरू की थी दक्षिण अफ्रीका से जी। जो शुरू की थी, वो सारी इसी के लिए थी कि हम लोगों तक पहुँचे, उन्हें अपनी बातें कहें। तो ये जो नाना जी ने अखबार शुरू किया था 1921 में, और उसका नाम था उस वक़्त सौराष्ट्र जी। और गांधी जी उसके कार्यालय में भी एक बार आए थे जी। एक रात रुके थे वहाँ पर जी। और बाद में बहुत सुंदर संदेश भी उन्होंने लिख के दिया था। मेरे नाना जी का नाम है अमृतलाल शेठ जी, ये है। अरे, और उन्होंने, नमन है। हाँ जी और गांधी जी ने
ये एक पत्र उनको लिखा था जी जिस गुजराती में है ये पत्र। जी वो कुछ बीमार हो गए थे नाना जी, जी तो उन्होंने लिखा है, जो गुजराती में है पर मैं उसका हिंदी आपको सुनाती हूँ। जी उनका नाम था अमृतलाल शेठ। जी तो लिखा, भाई अमृतलाल, सरदार ने तुम्हारी बीमारी की बात की, क्यों इस तरह बीमार होते रहते हो? इस तरह बीमार होने में तुम्हारी भी कोई गलती है या सारी कुछ विधाता की? जिसकी भी हो, बिस्तर छोड़ो। क्या बापू का आशीर्वाद। ये उन्होंने वर्धा से पत्र लिखा था 7 अगस्त 1935 में। अरे तो और मतलब कितना सादगी भरा पत्र है। इतना सादगी भरा पत्र, लेकिन बिल्कुल सटीक, और उन्होंने तुरंत बिस्तर छोड़ा। देखिए शब्दों की जी, एक जो जी, प्राण जी। प्रतिष्ठा होती है, जिससे हम कहते हैं कि मोटिवेशनल फोर्स, वो Motivational। शायद गांधी जी में सबसे ज़्यादा थी। बहुत ज़्यादा और था। अभी आपने जैसा बताया कि नाना जी ने एक अखबार निकाला, और एक उस वक्त ये बहुत ये 2 लाइनें बहुत चली थी और आज भी उतनी ही रिलेटेड हैं। खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। उसके बाद क्या हुआ कि 1930 में जब नमक सत्याग्रह होना था, तो उस समय गांधी जी ने जो समुद्र किनारे, भारत का समुद्र किनारा काफ़ी बड़ा है, तो अलग अलग जगह पे उन्होंने कुछ नेताओं को जिम्मेदारी दी थी जी कि आप यहाँ का नेतृत्व करें और 6 अप्रैल की सुबह वहाँ जाके नमक उठाए। तो धौलेरा नाम की एक जगह है सौराष्ट्र में, उसकी जिम्मेदारी मेरे नाना जी को दी गई थी। जी और उन्होंने सौराष्ट्र में बहुत बड़े अक्षरों में छापा था कि जिसे देश के लिए फना हो जाना है जी वो आ जाए, क्या बात। और घर में परिवार से विदा लेके आए। पता नहीं वापस जाएंगे कि नहीं, हो सकता है जेल में बंद हो जाए, हो सकता है घायल हो जाए, हो सकता है मृत्यु भी हो जाए। तो जब उन्होंने ये लिखा तो उस समय मेरे पिताजी 20 साल के थे जी। और कराची में थे। तब तो पूरा एक ही देश था, हिंदुस्तान। अनडिवाइडेड इंडिया, तो अखंड वो भारत जिसको अपने एक मित्र के साथ, दोनों 20 साल के लड़के अपने परिवार से आज्ञा लेके आ गए धौलेरा, मतलब सौराष्ट्र आ गए। सौराष्ट्र के कार्यालय में जाके उनको रजिस्ट्रेशन करवाना था, जो करवाया उन्होंने। जी और बाद में मेरे पिताजी अमृतलाल शेठ के साथ उनके दाहिने हाथ की तरह काम करते रहे। हालांकि सब लोग अरेस्टेड हो गए, गिरफ्तार हो गए और जेल में भी रहे। और उसके 9 साल बाद उनकी बड़ी बेटी, जिनका नाम लाभूबेन मेहता, जी उनके साथ उनका विवाह हुआ। तो वो लाभू बहन ने ये जो सारे धौलेरा सत्याग्रह में जा रहे थे उन सबको तिलक किया था, विजय तिलक किया था। तो बाद में मैंने अपनी माँ से पूछा कि तब कैसे लगे थे, तो बोले मुझे क्या पता, उस वक्त तो मैं सबको तिलक कर रही थी कि जाओ लड़ो। मतलब ये एक अहिंसक लड़ाई में जो अंदर की ताकत चाहिए, आत्मा की जो ताकत चाहिए, वो सबको उजागर करनी थी जी। और वो हो पाई। और उसके बाद तो मेरी माँ भी अरेस्टेड हो गई 2 महीने के बाद, और वो जेल में गई। और वो जिस जेल में थी उसी जेल में कस्तूरबा भी थी। अच्छा तो जी। यूं देखा जाए तो ये ज़ाहिर कस्तूरबा की जी। भी 150वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं। अच्छा, है कि नहीं? अच्छा, जी, जी, क्योंकि वो भी 13 साल की थी, गांधी जी 13 साल के थे जब उन लोगों का विवाह हुआ था। हाँ? ये तो एक नया एक नई बात है, आयाम हो गया, जी एडिशन जी। हो गया। पर ये है राष्ट्र को और याद दिलाने के लिए बहुत बहुत जी शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। तो उस समय मेरी माँ 15 साल की थी और वो C क्लास में थी क्योंकि वो ऑर्डिनरी प्रिजनर थी, जबकि कस्तूरबा एक नेता की पत्नी थी तो वो A क्लास में थी। तो माँ को तो वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, दाल में तिनके घास के सब तैरते थे, कभी कभी कीड़े भी दिखते थे। इनह्यूमन ट्रीटमेंट तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को खाना नहीं नहीं खाती थी जी। तो ऐसे 2 दिन गुजर गए। फिर किसी ने जाके कस्तूरबा से कहा कि ये एक लड़की आई है और वो खाना नहीं खा रही है। तो कस्तूरबा ने कहा कि भेजो मेरे पास,
तो फिर वो गई, और मेरी माँ का नाम लाभू, लाभ से। अच्छा। तो लाभू बहन गई उनके पास, और तो फिर कस्तूरबा ने कहा कि ऐसे करो, तुम मेरी सहायता करने के लिए मेरे पास रहो। और वो उनको जेलर ने परमिशन दे दी थी कि उनकी अटेंडेंट के तौर पे उनके साथ रहेगी और उनका खाना शेयर करेगी। कुछ दिन गुजरे तो फिर कस्तूरबा ने उनसे कहा कि तुम मुझे अंग्रेज़ी सिखाओ। तो माँ ने कहा कि आप क्या करेंगी अंग्रेज़ी सीख के? तो बोली कि देखो, यहाँ पे जो चिट्ठियाँ आती हैं ना, वो उस पर अंग्रेज़ी में वो एड्रेस लिखा होता है। तो जो अंग्रेज़ी जानते हैं वो या तो अपनी चिट्ठियाँ उठा लेते हैं या फिर वो बांटते हैं हम लोगों को। मैं चाहती हूँ कि बापू की चिट्ठी मैं जाके उसका लिफाफे पे मेरा नाम देखूँ और मैं उठा के ले आऊँ, तो मुझे सिखाओ। और फिर माँ ने उनको सिखाई अंग्रेज़ी। क्या बात है। और मतलब ये एक ऐसा है, एक घटना है जी। कि जिसमें ये सत्याग्रहियों का गठन कैसे हुआ, जी। उनके अंदर देश प्रेम की भावना भी और सीखने की भी एकता भावना भी, साथ साथ हाँ, रही। और एकता भी आपस में। जी। हाँ, और तो ये एक बहुत ही बढ़िया घटना हुई थी मेरी माँ की कस्तूरबा के साथ। खैर पिताजी तो जेल में थे भी, और कई बार उनको जेल जाना पड़ा। और जब वो लोग धौलेरा सत्याग्रह के लिए जा रहे थे जी। तो मेरे नाना जी अमृतलाल शेठ ने मेरे पिताजी से कहा कि कोई एक ऐसा गीत बनाओ कि लोग बोले धौलेरा धौलेरा, बना सकते हो क्या? तो उन दिनों मेरे पिताजी बहुत जोशीले भाषण किया करते थे। तो और उनको चिंगारी, गुजराती में जिसको तणखो कहते हैं, वो नाम उपनाम दिया गया था। तो फिर उन्होंने जब तक वो धौलेरा पहुँचे तो उन्होंने एक छोटा सा गीत बनाया कि रणभेरिया वागे क्या धौलेरा धौलेरा, लोग बोलेंगे धौलेरा धौलेरा। वो जब युद्ध होता है और वो जो बजता है एक उसका बुगुल बजता है, बिगुल बजता है जो, हाँ, तो वो रणभेरिया वागे क्या धौलेरा धौलेरा, मौतनी महफिलों क्या धौलेरा धौलेरा, लोग बोले साथ में। मुझे तो बोलते हुए अभी रोंगटे खड़े हो मुझे भी लगभग ऐसा ही महसूस हो रहा होगा वहाँ पर उस समय। जी। और तब से फिर मेरे पिताजी युद्ध कवि कहलाने लगे। तो फिर उन्होंने तो बहुत बाद में नाना जी ने सौराष्ट्र बंद किया, बम्बई आए, बम्बई में आके जन्मभूमि नाम का अखबार खोला गुजराती में। ये दूसरा अखबार हुआ, ये दूसरा हुआ, वो बंद हुआ और बम्बई में शिफ्ट हुए। और फिर बम्बई में मेरे पिताजी ने भी वो अखबार में काम शुरू किया एक असिस्टेंट एडिटर के तौर पे, और फिर धीरे धीरे वो उसमें आगे बढ़ते गए। तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट का जो टाइम था, जी, अभी मेरा जन्म नहीं हुआ था पर उसी साल हुआ जन्म आखिर में। पर उस वक़्त क्या हुआ कि जन्मभूमि में काफ़ी खबरें आती थी, और मतलब सत्याग्रह को लेकर, गांधी जी के बारे में, अन्य नेताओं के बारे में भी। तो पुलिस मेरे पिताजी को अरेस्ट करना चाहती थी। तो ये 42 की ही बात है। एक दिन वो लोग जब दफ्तर में गए तो उनकी फ़ोटो वहाँ उनके दराज में मिल गई। तो फ़ोटो के बाद तो उनको पहचानना आसान हो जाएगा। तो वो लोग रात को उनको पकड़ने आए थे, और उस वक्त उस मकान के, जो मेरे नाना जी का मकान था, वहाँ वो रात को थे, क्योंकि मेरी माँ भी वहाँ थी और मैं जन्म होने वाली थी 2-3 महीनों में। तो फिर वो पिताजी, वो सामने के दरवाजे से पुलिस आई, वो पीछे के दरवाजे से निकल गए, और निकल के वो नीचे चले गए। वो 4थी मंजिल पे था, और 2 मकान छोड़ के एक डॉक्टर रहते थे, उनके घर, वो पहचान वाले थे, उनके घर वो पहुंच गए, छुपते छुपाते, और वहाँ देखा तो दरवाज़ा खुला था। तो और बहुत हल्की रोशनी थी। तो वो जैसे ही अंदर गए तो किसी ने कहा कि बिस्तर वहाँ है। अब पिताजी ने सोचा कि कैसे, मैं तो ऐसे ही निकल के आया हूँ, पर वो जाके उस बिस्तर पे सो गए। और फिर दूसरे दिन सुबह पता चला कि वो बिस्तर अरुणा असफ अली जी के लिए बनाया गया था।
लेकिन वो किसी कारण आ नहीं पाई थी जी। और वहाँ मेरे पिताजी फिर वो उस दिन गिरफ्तार नहीं हुए। और फिर मेरा जन्म हुआ और मैं 6 महीने की थी, तो मुझे लेके हम तीनों, मेरे दोनों माता पिता और मैं, हम कश्मीर चले गए और गुप्तवास में 6 महीने तक वहाँ रहे। तो मैंने कश्मीर का पानी भी पिया है। तो गुजरात से कश्मीर तक, मतलब बड़ा रोमांचक, मतलब ये कहानियाँ हमारे घर में बहुत होती थी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे सत्याग्रही आते थे जी। जिनका नाम अब तो पुस्तकों में हम पाते हैं। अच्छा, गांधी जी को आपने देखा? बहुत मज़ेदार बात है ये तो। जी। मैं जब 1.5 साल की थी तब गांधी जी बम्बई आए थे और जुहू में ठहरे थे बम्बई में, और समुद्र किनारे पर उनकी एक मतलब लोगों से मिलने का सब कुछ इंतज़ाम किया गया था। तो मेरे पेरेंट्स मुझे लेके गए थे गांधी जी के पास कि ये अमृतलाल की ग्रैंड डॉटर है, हाँ, तो इसको आशीर्वाद दीजिए। अगर मैं हाँ, सही नवासी कि इसको आशीर्वाद दीजिए। तो गांधी जी के पास में आम का एक टोकरा था, तो उन्होंने उसमें से एक आम लेके मुझे दिया और मेरे सिर पे हाथ रखा। क्या बात है। आपको सच कहूँ तो मैं जब राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय में गई निदेशक के रूप में, तो मैं सोचती थी कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं तो प्रकाशन की उसी व्यवसाय से, मतलब पेरेंट्स भी राइटर्स थे और नेशनल बुक ट्रस्ट में इतने साल काम किया, मैं यहाँ कैसे आ गई। फिर मैंने कहा कि यार गांधी जी ने मुझे आम दिया था, मुझे कहा था कि ये जैसे कि वो रिले रेस होती है ना, एक आप उसको बेटन पकड़ाते हैं कि दौड़ो। हाँ, तो मैं उस तरह आई। तो महज 1.5 साल की उम्र में 1.5 साल की उम्र में गांधी जी का, राष्ट्रपिता का आशीर्वाद मिला, सिर पे हाथ। जी। 18 साल की उम्र में आपने पहली अपनी पुस्तक लिख डाली और वो सुनहरा दौर तब से शुरू हुआ और अब तक जारी है। इसके बारे में आप हमें बताएं। जी, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स राइटर्स थे, लेखक थे, पत्रकार थे और समाज सेवा भी करते थे। तो मेरे पिताजी ने एक अखबार, साप्ताहिक अखबार शुरू किया था और उसमें और उसके साथ साथ 3 पत्रिकाएं शुरू की थी। एक सभी लोगों के लिए जीवन माधुरी, एक महिलाओं के लिए गृह माधुरी और एक बच्चों के लिए बाल माधुरी। अरे वाह। तो बाल माधुरी मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी तब निकाली और मुझे उसकी संपादक बनाया। अब मैं ऐसे परिवेश में थी कि पढ़ना लिखना, पुस्तकें, मतलब सुबह आँख खुलती थी तो सामने किताबें ही दिखती थी। और घर पे भी जैसे मैंने कहा सत्याग्रही आते थे और लेखक वगैरह आते थे, लेखक लेखिकाएं आते थे। हमारे यहाँ आने वाले लोग यही थे। तो उस समय मैं भी उसमें लेख लिखती थी। मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि इस पे लिखो, इस पे लिखो। अनुवाद मेरे से करवाते थे मराठी और हिंदी से गुजराती में। और मतलब जो उस वक़्त मुझे तालीम मिली वो ज़बरदस्त थी। उन दिनों में मैं समझता हूँ कि लैंग्वेज पर बहुत जोर दिया जाता था। काफ़ी ट्रांसलेशन उसका एक, मैं समझता हूँ, एक व्हीकल था, स्पेस शटल था, जिससे वो इस लैंग्वेज में गया और उस लैंग्वेज पर लौट करके आया। और यहीं से मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूँ कि आपने बच्चों के लिए कविताएं लिखी, रेडियो नाटक लिखे और NBT और जगह जगह आपने उस पर काम भी किया। तो ये सब कैसे किया आपने? ये मैंने जैसे बताया कि ये एक परिवार में ही ये तालीम बचपन से मिलती रही। क्योंकि मेरे पिताजी ने कुछ सैद्धांतिक मुद्दे पे जन्मभूमि छोड़ा था शायद 1962 में या 63 में। और उसके बाद उन्होंने अपनी साप्ताहिक पत्रिका शुरू की और ये तीनों मैगजीन्स शुरू किए थे। तो हम परिवार में ही लोग सारे उस पे काम करते थे। मुझे पिताजी प्रिंटिंग प्रेस में ले जाते थे और उस वक़्त तो मोनोटाइप होता था, एक एक टाइप आप एक एक अक्षर आप उठाए और उसका लेटर प्रेस उसका पूरा बनाए, फिर उसके प्रूफ निकलते हैं, प्रूफ रीडिंग करो, ये वो। तो ये सब कुछ उन्होंने मुझे सिखाया था।
और मैं बहुत ही आनंद से करती थी। कभी कभी मैं सोचती थी कि मेरी उम्र की लड़कियां जाके फिल्में देखती हैं इधर उधर टहलती हैं, और मैं हर रोज़ मतलब प्रिंटिंग प्रेस में जाती हूँ, पिताजी के साथ काम करती हूँ। लेकिन जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगा कि इतना बढ़िया बचपन जिससे मैं समृद्ध हो पाई, हाँ, ये तो अनलेस यू आर एब्सोल्युटली फॉर्चुनेट मैं समझता हूँ कि होता ये है। माता पिता का या पेरेंट्स का जी सबसे कीमती गिफ्ट होता है कि वो अपने बच्चे को इल्म की रोशनी से बिल्कुल सराबोर कर दें, ताकि वो भी आगे इल्म की अलख जगा दे। और ये चीज़ मैं आपसे जानना चाह रहा था, आपने अंग्रेज़ी में लिखा, गुजराती में लिखा, हिंदी में लिखा, लेकिन जब आपने इसका तर्जुमा किया डिफरेंट लैंग्वेजेस में, जी मतलब लिखा इधर है और तर्जुमा दूसरी भाषाओं में किया, जी जी ये क्या राज था? मैं जब कॉलेज में पढ़ती थी, अभी शुरू के ही वर्ष थे, जी तो मेरी माँ वैसे बंगाली से गुजराती में ट्रांसलेशंस करती थी जी। और पथेर पांचाली का सबसे पहले गुजराती अनुवाद मेरी माँ ने किया था। सत्यजीत रे ने ये शायद बाद में विभूति भूषण बंदोपाध्याय की पुस्तक, हाँ, पुस्तक अच्छा, से पिक्चर उन्होंने सत्यजीत रे ने सत्यजीत रे ने पिक्चर बनाई जी, थी, पर ये साहब ने पुस्तक बनाई, थी। जी। तो उनको बांग्ला भाषा बहुत प्रिय थी, तो हर रविवार को हम लोग मॉर्निंग शो देखने जाते थे बंगाली फिल्म का। तो फिर उन्होंने हमें एक वहाँ बंग भाषा प्रसार समिति थी, वहाँ क्लासेस चलते थे, रविंद्र संगीत भी और भाषा के भी। तो वो हम लोगों ने ज्वाइन किए और ये भाषा सीखी। बाद में मैंने जब उड़िया से शादी की, जतिन दास चित्रकार, तो मैंने उड़िया भाषा सीखी। मैं बम्बई में पैदा हुई, वहाँ पर ही पली बढ़ी, तो मराठी सीख ली। फिर जब कॉलेज में आई तो मैंने संस्कृत मेजर लैंग्वेज ली और हिंदी सब्सिडियरी लैंग्वेज ली। तो भाषा का शौक बना रहा और अनुवाद का काम मेरे पिताजी मुझे बचपन से करवाते थे कि काका साहेब कालेलकर का ये लेख हिंदी में से गुजराती में करो, विनोबाजी का ये लेख मराठी में से गुजराती में करो। तो ऐसे करते करते सब कुछ मंचता गया और अनुवाद होते रहे। अच्छा, यहीं से मैं आपको लेके चलता हूँ कि आप एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार से रहीं, गांधी जी से बेहद मुतासिर रहीं, आपको आशीर्वाद मिला। अब मैं यही जानना चाह रहा था कि गांधी संग्रहालय से भी आप जुड़ी रहीं, तो गांधी के मायने क्या है? जो आपने बिल्कुल शुरू में कहा ना, सादगी, कड़ी मेहनत मैं चाह रहा था कि आप, लेकिन चूंकि आपका जीवन गांधी जी के प्रति समर्पित है और जो मेरे नाजरीन देख रहे हैं वो भी ये समझ चुके हैं कि एक शाखा निकल आई गांधी जी के वट वृक्ष से जो वर्षा दास तक जा पहुंची। नहीं, ऐसा तो मैं ये जानना चाह रहा था आज के मौके पर गांधी जी के मायने क्या है? मतलब ईमानदारी जी, नैतिकता जी, सच बोलना जी, और कोई भी काम करते वक्त या कुछ भी बोलते वक्त ये ज़रूर सोचना कि सामने वाले पे उसका क्या असर होगा, ये बहुत ज़रूरी है। ये गांधी जी ने जो ताबीज़ दिया था, उसमें यही बात थी। अक्सर एनसीईआरटी की किताबों में तो वो होता ही है। बिल्कुल कि आप कोई भी काम करे तो ये सोचे कि जो पंक्ति में आखिर में इंसान खड़ा है उस पर उसका क्या असर होगा। अगर उसे लाभ होगा तो काम ज़रूर कीजिए, अगर उसे नुकसान होगा तो मत कीजिए। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। नैतिकता की बात भी गांधी जी ने बार बार कही थी और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही थी साधन और साध्य की, कि अगर आपका साधन शुद्ध होगा तो आप जो पाना चाहते हैं वो भी शुद्ध होगा। आप देश विदेश में गांधी जी पर आपने लेक्चर्स दिए और सही लफ्ज़ों में कहूँ तो गांधी जी के बारे में एक अलख जगाई, एक ज्ञान, एक क्यूरियोसिटी अराउज किया आपने। और गांधी जी के जो विचार, ह्यूमैनिटी या मानवता जिसको सही शब्दों में कहें, वो देश विदेश में आज कितने प्रासंगिक हैं आपकी दृष्टि से? मुझे तो लगता है कि गांधी जी हमेशा प्रासंगिक रहेंगे
और पूरी दुनिया में और सभी देशों में प्रासंगिक रहेंगे। यूँ देखा जाए तो गांधी जी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिन पर अभी भी किताबें लिखी जा रही हैं, अभी भी उस पर रिसर्च हो रहा है, अभी भी लोग जानना चाहते हैं कि उनका क्या करिश्मा था जी। कि वो इतने लोकप्रिय हो गए। और यूनाइटेड नेशंस ने उनका जन्मदिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया। दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहाँ पर गांधी जी के नाम की सड़कें हैं। उनके हमारे यहाँ भी तो है ही जी। कई शहरों में है। गांधी मार्ग है। बिल्कुल, इससे अंदाजा लग सकता है कि कितने प्रासंगिक और उनके मानव मूल्य कितने प्रासंगिक है। क्योंकि नहीं तो लोग क्यों करेंगे। उन सभी को लगा कि ये इन्होंने जो सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया है, और केवल आध्यात्मिक स्तर पे नहीं, राजनीति, इकोनॉमिक्स, सामाजिक, हर स्तर पे जो अहिंसा का रास्ता उन्होंने दिखाया है वो हमेशा प्रासंगिक रहेगा। और जहाँ हम वो रास्ता भूलते हैं वहाँ हम फिर लड़खड़ा जाते हैं और गिर भी पड़ते हैं। वर्षा जी, गांधी जी जन जन में बसे हैं, उनके संदेश, उनके आदर्श, चूँकि आप एक गांधीवादी हैं और आपका एक गजब का अनुभव है, तो युवा पीढ़ी के सामने हम गांधी जी के आदर्शों को, विचारों को कैसे रखें? क्या इसमें मार्केटिंग की भी कोई भूमिका है? देखिए, अभी एक जो फिल्म आई थी ना, गांधीगिरी शब्द प्रचलित हो गया था वो भी एक तरह की मार्केटिंग है जी। हाँ, युवा पीढ़ी के लिए है जी। लोग मुझसे पूछते थे कि गांधी जी की मानवता की बात ना कह के ये गांधीगिरी, दादागिरी जैसा नहीं लगता है? मैंने कहा नहीं, आज की पीढ़ी जो भाषा समझती है उसी में बात करो, क्योंकि उसके पीछे मूल्य क्या है, विचार क्या है, इरादा क्या है, वो मूल गांधी जी का ही है। तो फिर ठीक है, लोगों की वोकैबुलरी बदलती है समय के साथ और उनको, व्यक्ति को समझने का तरीका बदलता है, तो कोई बात नहीं। हाँ, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आज की पीढ़ी को गांधी जी की बातें समझाने के लिए हम क्या तरीका अपनाएं, हमारी भाषा क्या हो, हमारे उदाहरण क्या हो जो उनके जीवन से जुड़े, और वो युवा पीढ़ी उसको रिलेट कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल, रिलेट तभी करेंगे जब उनके जीवन से जुड़ेगी बात, क्योंकि आज सब यही देखते हैं कि उससे मैं क्या सीखूंगा या मेरा क्या फ़ायदा होगा। तो वो फ़ायदा है, ये बात हमें समझानी है, ये है सही मार्केटिंग जी। तो यहाँ से हम चलते हैं आपके पर्सोना पर और वर्क पे। आप 60 साल से अपने कामों को बखूबी अंजाम दे रही हैं, काबिल तारीफ़ आपके काम हैं, आपको कई अवार्ड्स भी मिले। अगर चंद शब्दों में आपसे कहूँ कि आप वर्षा दास, डॉक्टर वर्षा दास को बयां कीजिए, तो आप क्या कहना चाहेंगे? बस काम करती रहूं, लिखती रहूं, लोगों से बातें करती रहूं, और मैंने जो कुछ सीखा है वही सभी के साथ शेयर करती रहूं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बातचीत करना और उसी के द्वारा संस्कारों को सिंचित करना, ये सबसे ज़रूरी है। क्या बात है। वर्षा जी, गुफ्तगू में आप हमसे जुड़ी, इतनी उम्दा बेहतरीन जानकारी हमें दी आपने, फिल्म लाइक इंफॉर्मेशन दी, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी सीनियर गांधीयन, मशहूर लेखिका और कला समीक्षिका डॉक्टर वर्षा दास। गुफ्तगू का ये सफ़र यूं ही जारी रहेगा, इसी दिन इसी वक्त। आदाब।